Welcome students in the another video of chapter 2, the new kings and kingdoms, and we are discussing about Muhammad Ghori. In the previous video we have already studied about who is Muhammad Ghori, and today's topic is his administrative system. So let's start our topic. तो देखिए जो मोहम्मद गौरी जो था उसने किस तरीके से भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया नॉर्थ इंडिया में, और पूरे लगभग जो है नॉर्दर्न इंडिया में मुस्लिम्स साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे स्थापित होने लगा और धीरे धीरे उसका जो है कि विस्तार होने लगा। तो देखिए मोहम्मद गौरी ने जो है कि पृथ्वीराज चौहान को हरा करके जो अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था नॉर्थ इंडिया में, उसी के बारे में दिया हुआ है। तो राजपूत chiefs were absolute kings, yet they ruled with the help of ministers। जैसे कि बात हो रही है कि जो राजपूत किंगडम्स थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान इसके पहले रूल कर रहे थे दिल्ली में, तो वो जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही हर चीज़ में निपुण राजपूत थे, जो कि बहुत सारे अपने मिनिस्टर्स के साथ हेल्प की वजह से वो लोग अपना पूरा रूल करते थे, शासन। जैसे कि अभी हमारे यहाँ शासन व्यवस्था है जिसमें कि एक हमारे राष्ट्रपति होते हैं, बाकी उन सब के अंडर में जो है देखने के लिए प्रधानमंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। तो वैसे ही उस समय में भी होते थे। तो उन राजपूत रूलर्स की हेल्प करने के लिए बहुत सारे जो है मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते थे। द चीफ ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट वर द राजमात्य, जिसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो वैसे ही उस समय में राजमात्य के नाम से उसको जाना जाता था, चीफ मिनिस्टर को। उसके अलावा राजपुरोहित होते थे, जो कि रॉयल प्रिस्ट होते थे, यानी कि राजपुरोहित होते थे, जो कि पूरे दरबार के प्रमुख जो यज्ञ वगैरह करवाए जाते थे या जो भी चीज़ें होती थी, मंदिरों को देखना, ये सारी चीज़ें इनके अंडर में होती थी। द महाधर्माध्यक्ष सुप्रीडेंट ऑफ रिलीजन, एक मेन महाधर्माध्यक्ष होता था, पूरे रिलीजन का अध्यक्ष होता था, पूरे जो रिलीजन वहाँ पे था उसको। द महान्यायाध्यक्ष वार मिनिस्टर, एक वार मिनिस्टर होता था जिसको महान्यायाध्यक्ष वो लोग बोलते थे। एंड द महासेनापति, जिसको जनरल कहते हैं इंग्लिश में। तो यानी कि एक महासेनापति होता था जो पूरे युद्ध का नेतृत्व करता था। तो इस तरीके से वो जो राजपूत हुआ करते थे वो लोग अनेक प्रकार के मिनिस्टर्स की हेल्प से अपना पूरा साम्राज्य जो है वो लोग चलाते थे। ईच किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू प्रांतास, यानी कि अलग अलग प्रांतों में जो जितने भी उनके जो किंगडम्स थे वो जो है अलग अलग प्रांतों में डिवाइड थे। जैसे अभी हमारा एक इंडिया है और इस इंडिया को विभिन्न राज्यों में डिवाइड किया गया है, तो सिमिलरली उसी प्रकार से उस समय में भी होता था। जो राज्य होते थे, जो साम्राज्य राजा था वो उसको अलग अलग प्रांतों में डिवाइड किया था, और वो सारे जो प्रांत थे वो सब प्रांत में डिवाइड थे, और उसके साथ विश्व में डिवाइड थे, फिर ग्राम में डिवाइड थे, जैसे अभी होता है। अभी देखिए स्टेट है, स्टेट को जो कि डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट को फिर जो है विलेजेस में एंड अर्बन एरियाज़ में डिवाइड किया गया, तो वैसे ही होता था। प्रांतास वर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू विशास एंड विशेस इंटू ग्राम्स। द चीफ विलेज ऑफिसर वर ग्रामिक एंड द शुल्किक टैक्स कलेक्टर। तो देखिए इसमें क्या था कि जो अलग अलग छोटे छोटे विश्व में और ग्राम में डिवाइड थे। जो ग्राम का मुखिया होता था उसको वो लोग ग्रामिक बोलते थे, और उसमें टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए एक शौल्किक नाम का एक जो है अधिकारी नियुक्त किया जाता था। द पंचायत लुक्ड आफ्टर द विलेजेस, और पंचायत जो होती थी वो पूरे विलेज को देखने के लिए पंचायत राज व्यवस्था बनाई गई थी। जैसे अभी भी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत है, उसी तरीके से 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस वाज चार्ज एज लैंड रिवेन्यू। अब देखिए जितने भी लैंड रिवेन्यू, यानी कि जितनी भी भूमि पर जो भी चीज़ें उगाई जाती थी उसका 1/6 जो कि % जो है वो लैंड रिवेन्यू के रूप में राजा को दिया जाता था, यानी कि टैक्सेस के रूप में राजा उससे उसका 1/6 जो भाग होता था उसका वो ले लेता था किसानों से। द राजपूत आर्मी हैड 4 डिवीज़न, और जो राजपूत आर्मीज़ जो थी उसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था एलिफेंट, यानी कि जो हाथी की एक आर्मी बनाई जाती थी। चैरिट्स, यानी कि वो जो रथ की एक आर्मी होती थी। हॉर्सेस, यानी कि हॉर्सेस की आर्मी अलग थी। एंड इन्फेंट्री, यानी कि जो पैदल सेना होती थी वो, तो यानी कि एक गज सेना होती थी, एक रथ सेना होती थी, एक घुड़सवार होते थे, और इसके अलावा पैदल सेना। एंड दिस आर्मी वॉज नोन एज चतुरंगी सेना, और इसीलिए उसको चतुरंगी सेना के नाम से जाना जाता था। द किंग हिमसेल्फ लेड हिज आर्मी
दे लव द लाइफ ऑफ वारफेयर। अब देखिए जो किंग होता था वो पूरी आर्मी को खुद देखता था, ठीक है, उसका एक मेन जो कि जो करता धरता था वही होता था, वही सब कुछ सबको अपॉइंट करता था सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ जो राजा होता था वो पूरी एक तरीके से कह सकते हैं वो वार प्रिय होता था, यानी कि युद्ध प्रिय होता था। द किंग वॉज द चीफ जज ऑफ द स्टेट, द ब्राह्मण्स वर नेवर गिवन द कैपिटल पनिशमेंट। अब देखिए जो स्टेट का पूरे राज्य का जो मेन जज होता था, न्याय लेने का अधिकार सिर्फ किंग को होता था। और जो ब्राह्मण्स होते थे मोस्टली उनको इतनी बड़ी कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, ताकि जो कि क्योंकि ब्राह्मण को वो लोग सबसे ऊपर रखते थे, इसलिए ऐसा वो लोग करते थे। तो ये थी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ। अब देखिए इनकी सोसाइटी कैसी थी। द हिंदू सोसाइटी प्रेजेंटेड अ सैड पिक्चर दोज डेज, यानी कि जो हिंदू सोसाइटी थी कह सकते हैं कि वो बहुत ही बुरी स्थिति थी, बहुत बुरी कंडीशन थी उस समय में लोगों की, सोसाइटी में जो लोग थे। क्योंकि जो कास्ट सिस्टम अभी आप अपने आसपास देखते हो, अभी भी हमारे यहाँ इंडिया में कास्ट सिस्टम है, तो वही चीज़ें वहाँ पर उस समय में भी थी। द कास्ट सिस्टम हैड बिकम वेरी रिजिड, देयर वर काउंटलेस सब कास्ट एंड गोत्राज। तो देखिए उस समय में जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत भयंकर तरीके से जो कि उसको फॉलो किया जाता था। और वहाँ उसमें जो कि बहुत ज़्यादा काउंटलेस, यानी काउंट भी नहीं कर सकते हैं आपके कितने कास्ट थे, और सब कास्ट उसमें डिवाइड थे, गोत्र में डिवाइड थे, यानी कि अलग अलग लोगों के गोत्र थे, कास्ट वगैरह थी, जातियाँ जिसको हम बोलते हैं। देयर वॉज नो फीलिंग of brotherhood in the society, the position of women was low, early marriage एंड सती सिस्टम वर वेरी कॉमन। देखिए क्या था कि वहाँ पे जो लोग थे उनमें ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे की कोई भावना ही नहीं थी, कि मतलब कि एक दूसरे का सपोर्ट करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो पोजीशन थी वुमेंस की उस समय में वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी वुमेंस की। अर्ली मैरिज यानी कि बाल विवाह होता था, सती सिस्टम यानी कि अगर मान लो कि हस्बैंड की मृत्यु हो गई तो स्त्रियों को भी साथ में सती होना पड़ता था, यानी कि उस पति की डेड बॉडी के साथ साथ उसकी भी वहीं पे बगल में चिता जला दी जाती थी, उसको भी जिंदा जलाया जाता था। ऐसा सिस्टम था उस समय में। वुमेन्स की कंडीशन आप सोच सकते हो कैसी रही होगी। इंटरकास्ट मैरिजेस वर प्रोहिबिटेड। इंटरकास्ट यानी कि अदर जातियों में, अगर अपनी जाति में ही वो मैरिज करते थे, जो कि दूसरी जाति में मैरिज करना जो है प्रतिबंधित था। द ब्राह्मण्स वर सुप्रीम एंड द कॉमन पीपल वर इग्नोरेंट। तो जो है कि जो ब्राह्मण्स थे यानी कि जो ब्राह्मण थे वो सबसे ऊपर थे, यानी सबसे बड़े माने जाते थे। और जो सुप्रीम जो लोअर कास्ट थी, जो कॉमन पीपल थे, वो लोग जो है उनको इग्नोर किया जाता था, यानी कि उनको किसी भी तरीके से हर जगह उनको जो है असामान्य रूप से ट्रीट किया जाता था। द लर्न ब्राह्मण्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स विच वॉज नोन एज ब्राह्मणदेव। तो देखिए अब जो है कुछ ऐसी भूमियाँ जो हैं वो ब्राह्मण्स को दी जाती थी, जिसको वो लोग ब्राह्मणदेव के नाम से जानते थे। हिंदुज़्म वॉज प्रोमिनेंट। उस समय में सोसाइटी में हिंदू जो था एक तरीके से मुख्य था, बहुत ही ज़्यादा उसको लोग मानते थे। हिंदू धर्म को ऐसा नहीं था, उसकी प्रसिद्धि थी, आराम से जो है कि हिंदुओं को लोग जो है कि रिस्पेक्ट देते थे। पीपल वर हैप्पी एंड काउंटेंट। पीपल जो थे वो उस समय में खुश रहा करते थे और अच्छे लाइफ जिया करते थे। द ट्रेड वॉज ब्रिक्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स। ट्रेड जो था, व्यापार जो था वो बहुत ज़्यादा होता था कंट्रीज़ में। और जो फार्मर लोग थे वो मोस्टली वो लोग फार्मर थे, वो लोग खेती करते थे और उन्हीं सारी चीज़ों का व्यापार किया था। गोल्ड एंड सिल्वर वर इन प्लैनिटी। और जो गोल्ड और सिल्वर जो था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया होता था। द राजपूत हैली प्राइज्ड द ऑनर ऑफ देयर वुमेन। और राजपूत जो थे वो एक तरीके से कह सकते कि वो उनकी जो वुमेन्स जो होती थी, जो स्त्रियाँ होती थी राजपूत की, वो उनके गौरव को बढ़ाती थी, एक तरीके से वो उनका गौरव थी। वुमेन वर ऑल्सो वेरी ब्रेव, दे वर एवर रेडी फॉर जौहर। जो वुमेन्स थी वो बहुत ज़्यादा बहादुर हुआ करती थी। राजपूत स्त्रियाँ जो थी वो क्योंकि हर समय एक जो जौहर प्रथा होती थी उसके लिए वो रेडी रहती थी। अब देखिए जौहर प्रथा में ये होता था कि अगर मान लो कि कोई रूलर है और उसके साम्राज्य पर किसी दूसरे विदेशी आक्रमण, मुस्लिमों ने मान लो कि जैसे कि आक्रमण कर दिया, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फेमस है रानी पद्मावती ने जो कि जो जौहर किया था, तो उसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर आक्रमण किया। तो जिसके बाद जब वो वहाँ के जब राजा मारे गए तो उस युद्ध में तो रावल के जो कि जब राजपूत मारे गए तो वहाँ की जो स्त्रियाँ थी सारी वो एक साथ जो है वो जल करके मर गई। इसी को जौहर प्रथा बोलते हैं। तो उसमें जौहर के लिए वहाँ की स्त्रियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, यानी कि अपने पति की रक्षा के लिए वो लोग कुछ भी कर सकती थी। अपनी
जीवन के लिए। द स्टोरी ऑफ पद्मिनी जौहर इज़ वेल नोन, और इसीलिए जो कि ये जो स्टोरी है पद्मिनी की ये बहुत ज़्यादा फेमस है, सब लोग इसको जानते हैं। द स्टोरीज ऑफ राजपूत cleverly are known the world over. रावल, पृथ्वीराज चौहान एंड महाराणा प्रताप वर फेमस राजपूत हीरोज। अब देखिए ये जो है इसमें कुछ फेमस राजपूत जैसे कि रावल के राजा जो कि थे, और पृथ्वीराज चौहान हैं, और महाराणा प्रताप हैं, ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं अपने वीरता के लिए, और साथ में इनकी जो पत्नियां थी जिन्होंने कि जौहर किया था उसके लिए ये लोग फेमस हैं। अब देखिए बात होती है कि इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। इन नॉर्थ इंडिया वेल्थ वॉज कंसनट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब देखिए नॉर्थ इंडिया में बात हो रही है तो वहाँ पे कुछ जो वेल्थ थी वो कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में थी, कंट्रोल में थी, वही लोग उन सारे जो कि इकोनॉमिक स्थिति को देखते थे। कंटिन्यूअस वार्स लेड टू डिक्रीज इन वेल्थ, दिस रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखिए जो कह सकते हो कि कंटिन्यूअस लगातार जो है वो लोग युद्ध किया करते थे, इसकी वजह से रिजल्ट ये हुआ कि उनका जो कॉमर्स था, यानी उनकी जो पैसे की जो वेल्थ थी वो धीरे धीरे घटने लगी, क्योंकि मोस्टली वो लोग पैसे अपना युद्ध में खर्च कर दिया करते थे। द प्रोडक्शन वॉज मेनली यूज फॉर लोकल कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर फ्यू प्रोडक्ट्स लाइक मेटल, कॉटन, कोकोनट, साल्ट एक्सेट्रा। द इकोनॉमी वॉज नॉट स्टेबल। अब देखिए जो प्रोडक्शन होता था वो मोस्टली लोकल सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता था, जो भी डेली लाइफ में यूज़ करते थे वो लोग सिर्फ और सिर्फ मेटल जैसे होते थे, कुछ कॉटन या फिर कोकोनट, साल्ट, इन सारी चीज़ों के अलावा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, और एक तरीके से जो उनका जो इनकम थी वो स्थिर नहीं रह सकी, वो जो है हमेशा घटती चली गई। पॉलिटिकल लाइफ उनकी कैसी थी। द वेसल्स हु इज़ अ सबऑर्डिनेट टू द किंग। वेसल्स मतलब होता है, वेसल कह सकते हो कि जिसको हम जमींदार बोलते हैं। जमींदारी प्रथा जो थी उस समय में वो बहुत ज़्यादा थी, जो वो किंग के ऊपर एक तरीके से किंग को हमेशा सपोर्ट करने के लिए रहते थे। एक जिसको हम वॉज यूजली कॉल्ड एज सामंत, उनको हम लोग सामंत बोलते थे। यानी कि प्रत्येक जो प्रांत थे उनमें जमींदार नियुक्त किए गए थे, उन्हीं जमींदारों को सामंत कहा जाता था। द vessels was granted land by the rulers and was accepted to send military force to the ruler। अब देखिए जो वेसल्स होते थे यानी कि जो जमींदार होते थे उनको किसी एक ज़मीन का मालिक बना दिया जाता था रूलर्स के द्वारा, और पूरी तरीके से वो उस ज़मीन के मालिक होते थे। वो जो चाहे उस ज़मीन पर जो कर सकते थे, कोई अनाज उगा सकते थे, किसी भी तरीके से खेती कर सकते थे, या जो भी वो कर सकते थे उस ज़मीन के वो मालिक हुआ करते थे। ये जो है रूलर्स के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता था हर जगह जगह। द पावर्स ऑफ द सामंताज एंड सब सामंताज वीकेंड द सेंट्रल अथॉरिटी। अब क्योंकि उन ज़मीन की वो पूरी तरीके से मालिक होते थे, उस पर जो है जो रूलर होता था वो ये देखने नहीं जाता था कि ज़मींदार क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो सामंत और सब सामंत थे वो जो है अपनी पावर्स को बढ़ाते गए, और सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगी। इट रिजल्टेड इन द एमरजेंस ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम विच केप्ट द रूलर अवे फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिंग हैज टेरिटरी डायरेक्टली एंड इफेक्टिवली। अब देखिए इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो पॉलिटिकल सिस्टम था धीरे धीरे जो रूलर से दूर होता चला गया, और एडमिनिस्ट्रेटिंग जो थी वो धीरे धीरे टेरिटरी की यानी कि प्रांतों की डायरेक्टली जो है इफेक्ट होने लगी, और जो उस पर सामंतों का पूरी तरीके से अधिकार हो चुका था। द रूलर्स स्लोली लॉस्ट द पावर ऑन द टेरिटरीज विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ सामंताज। तो धीरे धीरे जो रूलर्स थे वो अपनी पावर्स को खोने लगे, और सामंतों की पावर जो है टेरिटरीज में बढ़ने लगी। व्हेन सामंताज वर लेफ्ट फ्री दे फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड रूल्ड देयर टेरिटरीज इन देयर ओन वे। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब पूरी तरीके से वो सामंत जो थे वो फ्री थे, वो किसी भी तरीके से उस लैंड पर वो रूल कर सकते थे, अपना रेगुलेशन और रूल फॉलो करवा सकते थे, और जो है उस पर राजा जो है उसका कोई भी अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो ध्यान नहीं देता था। उसका पूरा जो कि ध्यान होता था सिर्फ और सिर्फ युद्धों में वो बिजी रहते थे, इसलिए। एंड दिस लेड टू द वीकनिंग ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, और इसी की वजह से सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो वीक होती चली गई। द इंडियन रूलर्स वर बिजी इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड देयरफॉर डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन एक्सटर्नल अटैक्स। अब देखिए ये जो इंडियन रूलर्स हुआ करते थे वो पूरी तरीके से युद्धों में बिजी रहते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो जो है कि अंदर जो सामंत होते थे, जो जिनको वो खुद अपॉइंट करते थे अपनी तरफ से, वही जो है अपनी पावर को बढ़ाते रहते थे, और वो जब उनको मौका मिलता था तो वो रूलर्स पर अटैक कर देते थे, और जो है
कभी कभी तो वो रूलर्स की हत्या भी करवा देते थे और वही सामंत जो है फिर से पावर में आ जाते थे, ऐसा तक होता था। अब देखिए रिलीजन क्या था उस समय में। बुद्धिज्म वॉज कन्फाइंड टू ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैनिज्म कंटिन्यू टू बी पॉपुलर इन ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। तो देखिए ये बुद्धिज्म धर्म जो था वो पूरी तरीके से उस समय में ईस्टर्न इंडिया में जो कि लोग मानते थे बुद्धिज्म धर्म को, इस नॉर्दर्न इंडिया की बात हो रही है। और जैनिज्म जो था वो भी पॉपुलर था ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों धर्मों को लोग मानते थे। शिवा एंड विष्णु बिकम द चीफ गॉड्स इन हिंदूज़ में, यानी शिव को और विष्णु को लोग मोस्टली हिंदू जो थे वो इन्हीं की पूजा किया करते थे। विद द rise of new kingdoms there was lot of confusion among the people as to which religion to follow। अब देखिए जब नए नए किंगडम्स की का विस्तार होने लगा, नए नए किंगडम्स बनने लगे और जो है कि मिलने लगे, तो इसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया कि हम किस धर्म को माने, यानी कि बहुत सारे धर्म जो हैं वो पॉपुलर होने लगे उस पीरियड में। तो देखिए ये था राजपूत का जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरीके से वो लोग रहते थे, उनकी सोसाइटी कैसी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया। अभी तक हम लोग नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। थैंक यू।